हेलो एवरीवन। आज सॉल्यूशन के हमारे तीसरे वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, उसको रिकैप्चुलेट करेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है एक बार और जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो रॉल्स लॉ होगा। रॉल्स लॉ हमारा मेन टॉपिक होगा आज का, कि रॉल्स लॉ क्या कहता है। और हम कन्फाइंड रहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन में। बाइनरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जहाँ पे केवल दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो सबसे पहले हम वेपर प्रेशर की बात करते हैं। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं इस टॉपिक को, मैं आपको दोबारा एक बार रिकैप्चुलेट कर रहा हूं कि वेपर प्रेशर होता क्या चीज़ है। अगर हम वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो मान लीजिए एक कंटेनर है और वो क्लोज्ड कंटेनर है, और उस क्लोज कंटेनर में लिक्विड है। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर हम कहें तो उसके कुछ मॉलिक्यूल्स गैसेस फेज में भी बदल जाएंगे। ये कंटेनर जो है इसके साथ एक बैरोमीटर अटैच्ड है। बैरोमीटर प्रेशर नापने के लिए होता है। उस बैरोमीटर में ये मरकरी भरी हुई है। अभी इनिशियल स्टेज पर जब यहाँ पे बिल्कुल ये मान लेते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल गैसेस के मॉलिक्यूल्स नहीं थे और केवल वो लिक्विड ही लिया गया था। जैसे ही हम इसको कंटेनर को क्लोज किया, हमने लिक्विड डाली, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा कि लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होकर के इस कंटेनर में जाएंगे, ऊपर जाएंगे, और जाएंगे तो यहाँ से होते हुए यहाँ आएंगे और ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे मरकरी पर। तो ये मरकरी का ये वाला लेवल नीचे आएगा और ये वाला लेवल ऊपर जाएगा। तो ये जब लेवल नीचे आएगा तो मान लीजिए कि ये लेवल यहाँ पे आ गया और भरते ये वाला लेवल जितना ही ऊपर गया उतना ये यहाँ चला गया। तो ये जो मरकरी ऊपर गई तो यहाँ के और यहाँ के लेवल के डिफरेंस को ये प्रेशर डिफरेंस हम कहेंगे, इतना प्रेशर हो जाएगा। ये प्रेशर एक्सर्ट किया है इस लिक्विड ने, लेकिन अभी ये वेपर प्रेशर नहीं हुआ। वेपर प्रेशर की बात तब हम कहेंगे, फिर से बता रहा हूं, जब लिक्विड रखी गई और लिक्विड रखने के बाद ये कुछ मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में कन्वर्ट हुए। चूंकि ये कंटेनर क्लोज्ड है तो यहां से ये मॉलिक्यूल्स बाहर एस्केप करने की टेंडेंसी नहीं रही, तो वहां पे टकरा करके कुछ मॉलिक्यूल कंडेंस भी होने लगे। कुछ मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो रहे हैं और कुछ मॉलिक्यूल उसी वक्त इवेपोरेट हो रहे हैं। यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। सो दिस इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो भी इस लिक्विड के गैसियस फेज के मॉलिक्यूल्स की वजह से प्रेशर है जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये जो भी प्रेशर यहां पे भी होगा वही यहां पे होगा। तो जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड वट एवर द प्रेशर बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल्स गैसेस मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। सो वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दैट कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर और एट इक्विलिब्रियम यू में से कांस्टेंट टेम्परेचर जब तक नहीं रहेगा तब तक इक्विलिब्रियम अचीव ही नहीं की जा सकती है। सो एट इक्विलिब्रियम what the pressure above the surface of the liquid is known as its vapor pressure. At equilibrium, what should I write? I should write the definition. First of all, at equilibrium, that means equilibrium state. At equilibrium what? At equilibrium, the pressure above the surface of the liquid, कल मैंने बात करी थी इसकी, the pressure above the surface of the liquid, above the surface of the liquid is called vapor pressure। उसी को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। तो वेपर प्रेशर तो आपको समझ में आ गया कि वेपर प्रेशर किसको कहते हैं। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड एट इक्विलिब्रियम। तो यहां पे समझने के बाद थोड़ी सी हम बात आगे बढ़ाते हैं इस बात को कि वेपर प्रेशर बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं। जब हम वेपर प्रेशर ऑफ द बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे, जब वो बाइनरी सॉल्यूशन दोनों ही फेजेस अगर उस बाइनरी सॉल्यूशन के लिक्विड होगा, तब रोल्स लॉ कम्स इन प्ले। यस्टरडे वी टॉक अबाउट कि वेपर प्रेशर तब क्या होगा जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होगा या वोलाटाइल सॉल्यूट होगा। वो पीछे का आप मेरा वीडियो देखेंगे तो वहां से समझ में आ जाएगा, लेकिन यहां पे बस मैं वेपर प्रेशर की एक डेफिनेशन बता रहा था। तो वेपर प्रेशर, अगर ये कोई प्योर लिक्विड है, मान लीजिए ये कोई लिक्विड ए है, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा, जो भी इसका वेपर प्रेशर होगा, वो पी लेटर से डिनोट किया जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब बात आ रही है वेपर प्रेशर की बात आ रही है, लेकिन हम वेपर प्रेशर को रॉल्स लॉ में पढ़ते हैं कि रॉल्स लॉ किस पे बेस्ड है और रॉल्स लॉ कहता क्या है। रॉल्स लॉ ये कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम रॉल्स लॉ की बात करते हैं, हम रॉल्स लॉ पढ़ते हैं
तो रोल्स लॉ कहता है कि अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, अगर वो दोनों कहीं पे है, मान लीजिए इसी में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, तो उसके अनुसार द प्रेशर ऑफ द लिक्विड, उसके अनुसार वो कहता है द पार्शियल प्रेशर, जो पार्शियल प्रेशर होगा। अब इसमें अगर मैं फिर से बता रहा हूं, अगर मैं रोल्स लॉ अप्लाई कर रहा हूं बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, पहली बात तो जहां पे लिक्विड ही सॉल्यूट है और लिक्विड ही सॉल्वेंट है और ये दोनों के दोनों इसमें मिले हुए हैं, तो वो ये कहता है कि जो आपको पता है कि टोटल प्रेशर तो दोनों के पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ए भी ऊपर हो जाएगा और बी भी ऊपर जाएगा। मैं ये वेपर प्रेशर पढ़ाने के बाद रॉल्स लॉ पढ़ा रहा हूं, बस इसकी जानकारी के लिए वेपर प्रेशर की जानकारी होनी चाहिए। रॉल्स लॉ इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। रॉल्स लॉ की, ये ओ छूट गया यहाँ पे, तो रॉल्स लॉ की जो डेफिनेशन है वो ये है। डेफिनेशन से पहले समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे इस कंटेनर में दो लिक्विड होती, ए और बी। ए से हमेशा आपको पता है, ए से हमेशा सॉल्वेंट को डिनोट करते हैं और बी से हमेशा सॉल्यूट को डिनोट करते हैं। तो वो कहता है कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल लिक्विड है यहाँ पे, और दोनों वोलाटाइल लिक्विड है, तो दोनों के मॉलिक्यूल्स इक्विलिब्रियम में इवेपोरेट होके जाएंगे, यानी कि यहाँ पर जो टोटल प्रेशर होगा वो दोनों के मॉलिक्यूल्स के प्रेशर के जो है वो उस पर रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी दोनों के पार्शियल प्रेशर पर रिस्पॉन्सिबल होगा। तो पार्शियल प्रेशर कितना होगा, मैं फिर से कह रहा हूं, जो टोटल प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, जो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर होगा वो दोनों के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करेगा। ये तो डाल्टन साहब कहते थे, ये डाल्टन का पार्शियल लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। लेकिन वो पार्शियल प्रेशर एक लिक्विड का कितना होगा, तो फिर से बता रहा हूं मैं, अब रोल्स लॉ, यहाँ पे रोल्स लॉ कम्स इन प्ले। वो ये कहते हैं इन द केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड्स, दैट मींस इफ बोथ लिक्विड्स आर वोलाटाइल, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट मींस ए का भी और बी का भी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो मैं लिख देता हूं इस बात को, आप बात को समझिएगा कि अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, ये फ्रेंच आपके फ्रेंच केमिस्ट थे, उन्होंने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में दी। तो क्या था ये था क्वांटिटेटिव रोल्स लॉ है। व्हाट इज रोल्स लॉ एक्चुअली, तो आपसे कोई पूछे हल्का सा तो आप कहोगे क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है किसके बीच में, इट इज क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में साहब, बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, बिटवीन पार्शियल प्रेशर and the mole fraction and the mole fraction। तो हम बढ़ते हैं आगे डेफिनेशन पर कि डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन हमारी ये कहती है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या कहती है, वो कहती है कि इन केस ऑफ अ सॉल्यूशन, इन केस अगर ये सॉल्यूशन है, यानी इस सॉल्यूशन में ए और बी कंपोनेंट दोनों हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों हैं, तो दोनों के दोनों इवेपोरेट होंगे। जो टोटल प्रेशर होगा वो दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। अच्छी बात है, यहाँ पे रोल्स लॉ आया ही नहीं अभी तक। रोल्स लॉ कहता है कि तो पार्शियल प्रेशर कितना होगा, तो वो यहां से शुरू होता है, यहां से, यानी रोल्स लॉ की डेफिनेशन यहां से है। इन द केस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड, इन द केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ volatile liquid, the partial pressure of each component A and B, that means solute and solvent of the solution is directly proportional to its mole fraction, okay, so this is our definition. In the solution of volatile liquid, that means if both solute and solvent are volatile in nature,
द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। थोड़ा सा हम आगे बढ़े इसी, दैट इज दिस इंप्लाइज दैट, क्या इसका मतलब ये हो गया कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। Partial pressure of A is directly proportional to mole fraction of A and partial pressure of B is directly proportional to mole fraction of B। अगर हम partial pressure of A की proportionality का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाएंगे K, एक मिनट के लिए लगा ही देते हैं K, थोड़ी देर के लिए K लिख देते हैं, K इज इक्वल टू XA। आपको खूब अच्छे से पता है कि अगर यहाँ पर मैं XA की वैल्यू इफ, आप जरा देखिएगा ध्यान से, मैं इफ XA की वैल्यू 1 कर दूं, अगर मैं XA की वैल्यू 1 कर दूं, एक मिनट के लिए मैं K की वैल्यू पता करना चाहता हूं एक्चुअली, तो मैंने XA की वैल्यू 1 कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A इज 1। इसका मतलब उस सॉल्यूशन में B है ही नहीं, और अगर B नहीं है तो ये जो सॉल्यूशन हो गया वो प्योर हो गया, यानी वो जो प्रेशर हो गया, वो जो प्रेशर रहा पार्शियल रहा ही नहीं, वो रहा प्योर सॉल्यूशन जो उसमें सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर। और तब उस केस में ये जो के हो जाएगा वो पी नॉट ए हो जाएगा। और ये पी नॉट ए क्या हुआ साहब, ये पी नॉट ए दिस इज अ वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट, यानी जब इसमें सॉल्यूट हो ही ना, अगर सॉल्यूट होता ही नहीं, अकेला वो होता, तो उसको हम डिनोट करते हैं पी नॉट ए। सो दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो यहां पे क्या समझ में आया आपको, इसका मतलब अगर मैं इस K की वैल्यू रखूं तो ये जो PA है ये आपका हो गया PA इज इक्वल टू K की वैल्यू आपकी हो गई P नॉट A XA। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये PA का मतलब क्या हो गया। सो PA यानी रोल्स लॉ ये भी कह सकता है, द पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट एंड व्हाट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, इनके प्रोडक्ट के बराबर भी हो सकता है, इसको भी हम रोल्स लॉ कह सकते हैं। उसी तरीके से यहां भी चलेगा, यहां क्या चलेगा, दिस इंप्लाइज दैट PB इज इक्वल टू K XB, और यहां भी कहोगे इफ XB इज इक्वल टू कितना, अगर XB ही 1 हो जाए, उसमें कोई सॉल्वेंट हो ही ना, वो लिक्विड है, सॉल्यूट वही B और B ही रहे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट क्या, अगर XB की वैल्यू 1 हो गई यानी कि वो प्योर है। आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सम 1 होता है। अगर पूरा का पूरा सॉल्यूट ही हो गया यानी उसमें सॉल्वेंट है ही नहीं, अगर तो तब उस समय क्या होगा, कि अगर ये 1 हो गया तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, इसका मतलब XB की वैल्यू जो हो गई वो P नॉट B हो गई। P नॉट B का क्या मतलब है, P नॉट B का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, ठीक, P नॉट B का मतलब ये है। तो इसका मतलब अब ये क्या हो जाएगा, PB इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, K की वैल्यू आपकी कितनी आई, यहाँ पे ये K की वैल्यू है, ये K की वैल्यू है, K की वैल्यू कितनी है, क्योंकि XB 1 हो गया तो K इज इक्वल टू कितना हो गया, P नॉट B, तो PB कितना हो गया, PB इज इक्वल टू P नॉट B XB। तो ये आपकी वैल्यू हो गई किसकी, PB की। तो यहां से रोल्स लॉ इसको भी समझाया जा सकता है। अगर हम बात करें किसकी बात करें, अब हम बात करें कि दोनों का, हम जानते हैं कि सिंस, हम इसके बाद जानते हैं खूब अच्छे से, क्या हम जानते हैं कि सिंस व्हाट सिंस अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर द टोटल प्रेशर इज इक्वल टू PA प्लस PB। ये तो बहुत भली भांति हम जानते हैं, क्या जानते हैं, P इज इक्वल टू PA प्लस PB, क्योंकि दोनों के दोनों वोलाटाइल है, तो यानी कि टोटल प्रेशर जो रहेगा दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल रहेगा। लेकिन रोल्स लॉ क्या कहता है, रोल्स लॉ कहता है कि PA जो है वो P नॉट A XA के बराबर होता है, और PB जो होता है वो किसके बराबर होता है, P नॉट B XB। यानी ये भी एक रोल्स लॉ हो गया फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट। अगर वोलाटाइल सॉल्यूट है तो ये रोल्स लॉ का ही एक्सप्रेशन है, मॉडिफाइड फॉर्म थोड़ा सा, कि द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट टू इट्स मोल फ्रैक्शन। इन दोनों के सम के बराबर होगा, इनके प्रोडक्ट के सम के बराबर होगा टोटल प्रेशर, ये कहता है रोल्स लॉ। अच्छी बात है, रोल्स लॉ यहाँ पे बात जानने के बाद अगर हम बात जानते हैं कि सिंस, हम अच्छे से जानते हैं कि XA की जगह हम 1 माइनस XB लिख सकते हैं,
इसी को x की जगह काई ये भी कहते हैं, लेकिन हम x से ही बढ़ेंगे इसको। तो अगर हम x से को 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि x से प्लस एक्स भी 1 होता है, तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये वाले एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू पी नॉट, और यहां लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इसको और कैसे लिखा जा सकता है, ये पी नॉट ए था, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इसको हम लिख सकते हैं पी नॉट ए, यहाँ से कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, अगर हम यहाँ से एक्स बी कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, और ये हो जाएगा आपका एक्स बी। ये टोटल पी टोटल का एक्सप्रेशन है। इस बात को कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप देखिएगा कि ये कहाँ काम आएगा, ये कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स में काम आ सकता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये कहाँ काम आएगा, ये काम आएगा ग्राफ प्लॉट करने के लिए। अगर मैं इसको ये यहाँ पे बदल क्या रहा है, बदल रहा है टोटल प्रेशर बदलेगा, अलग अलग मोल फ्रैक्शन, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बदलोगे, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बदलोगे, अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बदलोगे तो पार्शियल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर बदलेगा। देखिए प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कांस्टेंट होगा, प्योर सॉल्वेंट का भी वेपर प्रेशर कांस्टेंट होगा, प्योर सॉल्यूट का भी कांस्टेंट होगा, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट है तो बदलेगा कौन, बदल क्या सकते हो आप, मोल फ्रैक्शन किसका बदल सकते हो, सॉल्यूट का बदल सकते हो। अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का बदलोगे तो इसका मतलब ये बता रहा है रिलेशन, दिस इंप्लाइज दैट इट शोज व्हाट इट शोज कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट विल चेंज टोटल वेपर प्रेशर, और ये बात सही भी है, ये बात सही भी तो है। जब दोनों के मिल करके वेपर प्रेशर दे रहे थे, तो दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर्स टोटल वेपर प्रेशर को कंट्रीब्यूट कर रहे थे, तो अगर इसका कंसंट्रेशन चेंज होगा तो इसका पार्शियल प्रेशर बदलेगा, इसका पार्शियल प्रेशर बदलेगा तो टोटल वेपर प्रेशर भी चेंज होगा। इसको अगर मैं 1 मिनट के लिए y इज इक्वल टू, जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे कंपेयर करने के लिए नहीं, मैं यहाँ पे छोटा सा लिख रहा हूँ, अगर मैं इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूँ तो आप कहोगे y तो ये हो गया, m ये हो गया साहब, m ये हो गया, और x ये हो गया, एम एक्स प्लस सी यानी ये इंटरसेप्ट हो गया पी नॉट ए इंटरसेप्ट हो गया। तो ये एक ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं p और xb के बीच में, p और xb के बीच में ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो क्या p और xb के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है, नहीं सर, p और xa के बीच में भी ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है। जैसे आपने यहाँ पे xa को रिप्लेस किया 1 माइनस xb से, वैसे ही xb को भी तो रिप्लेस कर सकते थे 1 माइनस xa से, तब यहाँ कहानी कुछ और होती, यहाँ पे कहानी कुछ और होती, p इज इक्वल टू पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी और xa आता, यानी तब xa और p के बीच में ग्राफ, उसके बीच में ही प्लॉट कर सकते थे। अब जरा बात को समझिएगा, मैं ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूँ, मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, मैं एक ये एक्सिस रख रहा हूँ, एक ये रख रहा हूँ, अच्छी बात है, और इसी समय लगे हुए हाथ पे मैं एक ये भी एक्सिस लग रख रहा हूँ। आप कहोगे ये क्या चीज़ है सर, ऐसी कहाँ ग्राफ होता है, ठीक है, ये वाला ग्राफ होगा और ये वाला ग्राफ होगा, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसको बाद में देखते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसको, तो हम इसको डिनोट करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट मान लेते हैं, तो हम इसको मान लेते हैं वेपर प्रेशर ऑफ, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं हम इसको सॉल्यूट मान लेते हैं, चलिए, और यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं वेपर प्रेशर ऑफ, हम यहाँ पे कर देते हैं वेपर प्रेशर ऑफ, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि या यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ कुछ भी मान लें, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट मान लेते हैं, 1 मिनट के लिए सॉल्वेंट मान लेते हैं। अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट है यहाँ पर, तो ठीक है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन मान लेते हैं, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ XA और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ XB मान लेंगे, ये XB है, XB सब ये क्या है, XA XB। आपको पता है XA और XB का सम कितना होता है, 1 होता है। अब हम इसी के साथ धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। आपको पता है अगर मोल फ्रैक्शन में XA का 1 कर दूं, अगर मैं 1 कर दूं तो इसका मतलब उसमें केवल और केवल क्या प्रेजेंट है, उसमें पूरा का पूरा सॉल्वेंट ही है, सॉल्यूट नहीं है। तो उसी की तरह अगर मैं इसको 0 कर दूं और XB को 1 कर दूं, चलिए, आपको पता है इन दोनों का सम, अगर ये 0 है तो ये 1 होगा, और यहाँ पे अगर ये 0.2 है तो ये 0.8 होगा, अगर ये 0.4 है तो ये 0.6 होगा, अगर ये 0.6 है तो ये 0.8 होगा, और अगर यहाँ पे ये 1 होगा तो ये 0 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम हमेशा और हमेशा 1 ही होना चाहिए। ये x एक्सिस पे वेरी कर रहा है, x एक्सिस पे XA 0 है, XA 0 है,
फिर ये बढ़ रहा है, फिर ये बढ़ रहा है 0.6, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 भी रख सकते हो आप यहाँ पे, 0.8, यहाँ पे 0.2 और 1 और 0, जरूरत नहीं है कि इसको भी लो। 0.6 के नीचे यहाँ 0.2 आएगा, 0.2 क्योंकि इन दोनों का 0.4, आई एम सॉरी 0.4 क्योंकि इन दोनों का सम यहाँ लिख देते हैं फिर से 0.4, इन दोनों का सम 1 होना ही चाहिए। ये आपका एक, आपने कहा कि जब हम ग्राफ को ये वाला मानेंगे कि ये वाला मानेंगे, चाहे ये वाला मानो चाहे ये वाला मानो। जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, आपका ग्राफ जो है किसके किसके बीच प्लॉट हो रहा है। आपका जो PA है, PA किसके बराबर होता है, आप कहते हो PA इज इक्वल टू P नॉट A एक्स है। जरा समझिएगा बात को, फिर से मैं बात कर रहा हूं, ये मेरी y एक्सिस है, ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है। आप ध्यान से सुनेंगे समझ में आएगा, नहीं सुनना चाहेंगे तो नहीं समझ में आएगा। यहां पे मैंने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट रख दिया, यानी कि यहां पे मैं P, ये जो ग्राफ है ये PA, ये PA के लिए है, इधर सॉल्यूट PB के लिए है, और इधर जो ग्राफ है वो सॉल्वेंट के लिए, यानी कि ये PA के लिए ग्राफ है, इधर PA के लिए ग्राफ है। दिस इज PA के लिए ग्राफ इधर और PB के लिए ग्राफ इधर। XA को मैं वेरी कर रहा हूं, x से पहले 0.2 रखा, फिर 0.0 रखा, 0.2 रखा, 0.4 रखा, 0.6 रखा, 0.8 रखा और 1 रखा, बराबर बराबर दूरी पे कर लीजिएगा। अगर 0 है तो ये 1 है XB, अगर x से 0.2 है तो XB 0.8 है, 0.4 0.6 0.6 0.4 0.8 0.2 1 और 0। तो पहले मैं ग्राफ इसके लिए खींचूंगा, फिर मैं ग्राफ PB इज इक्वल टू P नॉट B XB के लिए खींचूंगा। पहले मैं इसके लिए ग्राफ खींचूंगा, फिर इसके लिए ग्राफ खींचूंगा, और फिर मैं इन दोनों को सम कर दूंगा। अगर PA प्लस PB तो मुझे ये वाला इसका पूरा का पूरा इसका या इसका ग्राफ मिल जाएगा। बात तो वही होगी। जरा इसको देखिए, अगर मैं PA और XA के बीच में ग्राफ खींच रहा हूं, जरा देखिएगा ध्यान से, PA और XA के बीच में ग्राफ खींच रहा हूं, तो ये भी तो P नॉट A तो कांस्टेंट हो गया, खींचा जा सकता है। इसी तरह से अगर मैं PB और XB के बीच में ग्राफ खींच रहा हूं तो ये कांस्टेंट हो गया, यानी y इज इक्वल टू mx प्लस c तो है ही नहीं, इससे ये इक्वेशन रिजेंबल कर रही है। तो पहले मैं सबसे पहले ये जो नीचे वाला इक्वेशन है इसके लिए ग्राफ खींचूंगा, जहां 3 टिक लगाए मैंने, जरा समझिएगा। इसके लिए मैं ग्राफ खींच रहा हूं, y इज इक्वल टू mx, मैं xb की वैल्यू बदलूंगा, मैं xb की वैल्यू बदलूंगा और pb की वैल्यू लूंगा। xb की वैल्यू शुरू में कितना है, 1 है। अगर xb की वैल्यू 1 है तो यानी कि प्रेशर जो हो गया वो P0B के बराबर हो गया, सबसे ज्यादा हो गया। सबसे ज्यादा PB कब होगा, जब xb ज्यादा होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, यानी इसकी वैल्यू इस पे डिपेंड करेगी। तो मैंने xb की सबसे ज्यादा वैल्यू ली, कितनी मैक्सिमम वैल्यू ले सकता हूं xb की, 1। अगर मैं xb की वैल्यू 1 ले सकता हूं मैक्सिमम, तो उस समय अगर xb की वैल्यू 1 हो गई, रख देते हैं 1, यहाँ 1 लिख देते हैं, तो यानी कि PB इज इक्वल टू P नॉट B हो गया। यानी उस समय इसकी वैल्यू कितनी हो गई, मैक्सिमम हो गई, और ये वैल्यू हो गई कितनी, P नॉट B। ये मैंने P नॉट B ऐसे काट करके लिख दिया, P नॉट B। ठीक है, अच्छी बात है। अब मैं इसकी xb की वैल्यू धीरे धीरे घटाऊंगा। अगर मैं xb की वैल्यू घटाऊंगा तो क्या होगा, धीरे धीरे वैल्यू घटेगी। उतना भी जाने की जरूरत नहीं है, आप ही कहते हो कि y इज इक्वल टू mx से रिजेंबल करता है, c है नहीं, तो यानी ओरिजिन से जाएगा। तो दूसरा पॉइंट कहां होगा, अगर मैं xb की वैल्यू 0 कर देता हूं, अगर मैं xb की वैल्यू 0 कर देता हूं तो pb 0 हो जाएगा। यानी xb की वैल्यू अगर मैं 0 कर देता हूं, देखिए xb की वैल्यू मैं 0 कर देता हूं तो pb 0 हो जाएगा। यानी ये दोनों लाइन जोड़ देते हैं, ये हो गई इक्वेशन, ये हो गई ग्राफ। ये ग्राफ किसका हो गया, ये ग्राफ हो गया PB इज इक्वल टू P नॉट B XB। मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आया होगा। आप कहोगे सर ये सब का लिखने का क्या मतलब था, इसका मतलब है अगर XB की वैल्यू और हमने कम करी तो प्रेशर और कम हो गया, XB की वैल्यू और कम की और कम हो गया, और कम की और कम हो गया, 0 की तो 0 हो गया। 2 ही पॉइंट बहुत है किसी लाइन को खींचने के लिए। उसी तरीके से अब हम इसका ग्राफ खींचने जा रहे हैं, ऊपर वाले का। अगर XA की वैल्यू 1 करते हैं तो इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ए कंपोनेंट का सबसे ज्यादा होगा। तो ए कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर हमने चलिए यहां मान लिया और इसको डिनोट कर दिया P नॉट A से। अगर XA की वैल्यू 1 कर दी तो PA की वैल्यू P नॉट A हुई 1 हो गई। और अगर XA की वैल्यू 0 कर दी, देखिए यहाँ पे XA की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे XA की वैल्यू 1 है, देखिए XA की वैल्यू 1 है, तो XA की वैल्यू 1 को मैंने जब 1 रखा, तो जब यहाँ 1 रखा तो PA P नॉट A हुआ, यानी सबसे ज्यादा मैंने यहाँ पे रख दिया पॉइंट। और अगर XA की वैल्यू मैं 0 रख दूं तो पूरा 0 हो जाएगा, तो PA 0 हो जाएगा। तो XA की वैल्यू चलिए 0 रख दिया तो PA यहाँ पे प्रेशर 0 हो गया। तो ये ग्राफ दूसरा वाला मिल गया। दिस इज ग्राफ ऑफ PA इज इक्वल टू P नॉट A XA। ये समझ में आया होगा यहाँ तक। अब ये तो इंडिविजुअल हुआ, अब PB और PB का सम करते हैं। अगर PA और PB का सम करोगे तो आप ये मिलेगा। आप कहोगे कैसे सर ये मिलेगा, ये वाली लाइन मिलेगी, यानी ये वाली लाइन जो होगी वो इसका और इसका सम है। कैसे, मान लीजिए ये वाली कंसंट्रेशन आपने ये वाली ली,
तो इस वाली कंसंट्रेशन पर पहले वाले का पीबी का इतना है और पीए का इतना है। जरा देखिएगा, पीबी का इतना है और पीए का इतना है, इतना है, और मैं ये वाला उठा करके यहां रख दूं, ये वाली डंडी उठा करके यहां रख दूं, तो मुझे ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। इसी तरह से मैं इस कंसंट्रेशन पे जब x से 0.4 था, xb 0.6 था, जब xb 0.6 था तो xb 0.6 था, xb के लिए ये वाला लाइन है ना, तो xb 0.6 था तो ये लाइन यहां मिली, चलिए ये मिला। और उस वक्त xa का कितना था जब xa 0.4 था, तो xa की ये वाली लाइन है, xa आपका ये वाला पॉइंट मिला, तो xa इतना मिला, x इतना मिला। अब ये वाला पॉइंट मैं उठा करके यहां रख दूं, इस जगह पे रख दूं, तो मुझे ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। देखिए मैंने ये वाला पॉइंट को उठा के यहां रख दिया, तभी तो इन दोनों का सम करोगे तो मुझे ये वाला पॉइंट मिलेगा, तो मुझे ये वाली लाइन मिलती रहेगी। यानी जो ये वाली लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है टोटल प्रेशर को, जो इक्वल है P0A XA प्लस P0B XB। मेरे ख्याल से ये पूरा ग्राफ समझ में आया होगा आपको। ये बनाने की जरूरत नहीं है करली ब्रैकेट, और ये मैंने समझाने के लिए था कि ये आपको समझ में आया होगा। एक बार जल्दी जल्दी से इस ग्राफ को मैं फिर से बना देता हूं, 2 मिनट लगेगा, कोई बहुत बड़ी इंजीनियरिंग नहीं है। हम इसी तरह से 2 लाइन खींचेंगे। 2 लाइन कैसे खींचेंगे, कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। यहां से हमने एक ये और ये ग्राफ हो गया, यहाँ पे हमने इसके हमें कितने पॉइंट्स दिखाने, 0.1 के बाद 8, फिर 6, 8, 6, फिर 4, फिर 2 और ये, तो हम इसके 4 पॉइंट बना देते हैं, 1, 2, 3 और 4। ये 4 पॉइंट हमने ले लिए इस तरह से। यहाँ पे हम दिखा दिया हमने XA और यहाँ पे हमने दिखा दिया XB, और XA की वैल्यू यहाँ पे 1 इस वाले पॉइंट पे, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 0, फिर इसकी वैल्यू 0.8, 0.6, 0.4, 0.2 और यहाँ पे 0। उसी तरह से XB की यहाँ पे 0.8 तो 0.2, उसी चीज़ को हम साफ साफ दोबारा बना रहे हैं, 0.6, 0.8 और यहाँ पे 1। ये XA की मोल फ्रैक्शन है और ये पैरेलल में XB की भी मोल फ्रैक्शन चल रही है। अगर हमें लिखना हो तो इस एंड पे हमने दिखाया, इस एंड पे हम दिखा रहे हैं PB को, इस एंड पे हम दिखा रहे हैं PB को, और इस एंड पे हम दिखा रहे हैं PA को, इधर PA को दिखा रहे हैं। आपको पता है अगर XA की वैल्यू XA की, इसको XA कर दें, PB को दिखा रहे हैं तो हम इसको XA की वैल्यू 1 करेंगे तो P0 1 होगा। इसको XB कर देते हैं, 1 मिनट, इसको XB कर देते हैं, इसको XA कर देते हैं, ठीक है। अगर XB की वैल्यू 1 होगी, XB मतलब सॉल्यूट की वैल्यू 1 होगी, अगर XB की वैल्यू 1 होगी यानी कि उसमें सॉल्वेंट है ही नहीं। अगर XB की वैल्यू 1 होगी तो प्रेशर जो होगा PB वो सबसे ज्यादा होगा, प्रेशर जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए प्रेशर कितना है, हम मान लेते हैं ये है प्रेशर सबसे ज्यादा, और वो कितना है, कितनी वैल्यू हमने रखी, P0B वैल्यू, ये वाली P0B है। तो आपको पता है कि ये XB की वैल्यू ये हो गई, और जब ये 0 होगा तो प्रेशर 0 होगा, तो एक लाइन आपकी ये हो गई, अच्छी बात है। जब XA की वैल्यू 1 होगी, जब XA की वैल्यू 1 होगी तो जो प्रेशर होगा वो सबसे ज्यादा होगा A कंपोनेंट का, और उसको हम रिप्रेजेंट, क्योंकि प्योर होगा, जब A ही होगा तो प्योर कंपोनेंट होगा, और प्योर कंपोनेंट के प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं P0A से। और ये जब 0 होगा तो उसकी वजह से प्रेशर 0 होगा। तो इस लाइन को और इस लाइन को हम लाइन स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। स्ट्रेट लाइन क्यों खींचेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप ही ने इसको PA इज इक्वल टू P0A XA लिखा था, और PB इज इक्वल टू P0B XB लिखा था, और ये दोनों के दोनों रिजेंबल कर रहे थे किससे, Y इज इक्वल टू MX, C था ही नहीं, यानी वो लाइन ओरिजिन से जा रही है और स्ट्रेट लाइन है, तो बात ही खत्म। और इन दोनों का सम, मैंने कहा इसका और इसका सम, ये वाली लाइन मिली थी, तो ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करती है PB इज इक्वल टू XB P0A XB, और ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, PA इज इक्वल टू P0A XA, और ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, टोटल को रिप्रेजेंट करती है, किसको, P इज इक्वल टू P0A XA प्लस P0B XB। तो ये आपको समझ में आया होगा कि ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। ये टोटल को रिप्रेजेंट करती है ऊपर वाली, ये इसका और इसका सम है। तो इसको सम अलग अलग कंपोनेंट में मिलता है। मेरे ख्याल से लाइन ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या कहना चाहता है। इसके बाद हम बात करेंगे वेपर प्रेशर की, बात करेंगे, और थोड़ी सी बात करेंगे कि अगर 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है, सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है मान लीजिए, और वो नॉन वोलाटाइल है, फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, तब कहानी क्या होगी और तब हम कैसे बढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, हम बाइनरी सॉल्यूशन में ही मान लीजिए उसमें सोडियम क्लोराइड मिल गया, तो सोडियम क्लोराइड का कोई कंट्रीब्यूशन होगा ही नहीं,
सोडियम क्लोराइड का कोई कंट्रीब्यूशन होगा ही नहीं पार्शियल प्रेशर के लिए, क्योंकि वो नॉन वोलाटाइल है, वो गैसेस फेज में बदल ही नहीं सकता है। तब क्या होगा, तो हम बात करने जा रहे हैं रॉल्स लॉ फॉर रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए रॉल्स लॉ को हम किस तरह से पढ़ेंगे। आपको पता है कि सिंस आप ही ने कहा कि सिंस P इज इक्वल टू P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी होता है, बट फॉर नॉन वोलाटाइल solute xb is equal to 0. This xb is equal to 0. That means this part of the equation will become 0, and ultimately P is equal to P naught A XA. Can I write P is equal to, P is what? P is partial pressure of total solution. P naught A and XA can be written as 1 minus XB. That means it may be written as P is equal to P naught A minus P naught A XB. That means it may also be written as P naught A XB. P naught A, shall I write? I must write XB. P naught A XB is equal to, मैं इसको इधर ले गया, this will become P naught A minus P. जनरल सी बात है, प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा ही होगा, प्योर सॉल्वेंट का हमेशा वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अब P आपको ये पता है कि XB इज इक्वल टू, जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे XB यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, XB इज इक्वल टू P नॉट A माइनस P अपॉन P नॉट A आया। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस शुड बी कीप इन योर माइंड कि व्हाट इज दिस वन, ये आपका क्या है, ये आपका था इस सॉल्यूशन में। आपको ये बात पता है कि इस सॉल्यूशन में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पड़ा हुआ है। अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पड़ा हुआ है तो आपका जो टोटल वेपर प्रेशर है वो प्योर से कम हो जाएगा। मान लीजिए पानी और नमक का सॉल्यूशन है, नमक उसमें डाल दिया गया, तो आपने कहा था कि वो वेपर प्रेशर को कम कर देगा। याद करिए मेरे कल की वीडियो में था ये, पहले की, इससे जस्ट पहले दूसरे वीडियो में था कि इफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड देन द टोटल वेपर प्रेशर of the liquid will decrease. Why? Because non-volatile solute will occupy some of the surface, and some of the surface will be occupied by non-volatile solute. Hence, the escaping tendency of the molecules from the surface will decrease. इसका मतलब ये जो प्रेशर है टोटल वेपर प्रेशर, वो प्योर वाली लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें नॉन वोलाटाइल डाल दिया। अच्छी बात है। तो ये तो पहली बात तो आपने कहा कि ठीक है, रॉल्स लॉ जब नॉर्मल सिचुएशन में ऐसे लिखा जाता था, लेकिन ये नॉन वोलाटाइल है तो ये कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं, क्योंकि उस केस में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट में ये जो प्रेशर होगा ये कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं। तो आप कहोगे आपने XB इज इक्वल टू 0 कैसे लिख दिया? हाउ कैन यू राइट XB इज इक्वल टू 0? यस, आई शुड नॉट राइट XB इज इक्वल टू 0, बट PB इज इक्वल टू 0. I should write for non-volatile solute PB must be is equal to 0. This should be the condition. PB is equal to 0. अगर PB is equal to 0 हो गया, ये PB is equal to 0 होगा, यानी ये कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं, ये वाला पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं। तो ये सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। अगर ये सिचुएशन ऐसी हो जाएगी तो मैंने XA को XB के टर्म्स में लिख दिया। XA प्लस XB तो हमेशा 1 होगा ना, तो XA कैन बी रिटन एज 1 माइनस XB। ये मल्टीप्लाई किया, ये सिचुएशन आई, इसको इधर उधर ट्रांसपोज किया, तो P नॉट A XB इज इक्वल टू P नॉट A माइनस P हो गया। दिस पार्ट ये पहले प्योर था, कुछ वेपर प्रेशर रहा होगा, सॉल्यूट डाल दिया नॉन वोलाटाइल तो वेपर प्रेशर कम हो गया। तो ये जो चीज है इसको ध्यान से सुनिएगा, इसको कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस टर्म को कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको तो कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और इस वाले टर्म को हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत काम आने वाला है न्यूमेरिकल्स में। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लिखा हो तो तब उसके बाद आपका हो जाएगा P नॉट A माइनस P होल अपॉन P नॉट A, और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लिखा हो तो P नॉट A माइनस P। इस बात को अच्छे समझ लीजिएगा। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आ गया वो आ गया P नॉट A माइनस P होल अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू XB। ये मॉडिफाइड फॉर्म है रॉल्स लॉ का। कैसे मॉडिफाइड फॉर्म है, जरा इसको कैसे पढ़ा जा सकता है, आप धीरे धीरे लिख लें। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रॉल्स लॉ कैसे? आप ये कह सकते हो कि सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट
the relative lowering in vapor pressure, the relative lowering in vapor pressure is equal to mole fraction of the solute. That means modified form of Rolle's law for solution containing what? Speak out. Containing non-volatile solute, for solution containing non-volatile solute states that, what it states, that relative lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure is equal to mole fraction of solute. So this expression must be in your mind. P naught A minus P is equal to P naught A upon P naught A is equal to XB. This may also be written as, इसको हम और भी तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम डेल्टा P लिख सकते हैं अगर हम यहाँ से बात करें। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाइएगा, इस चीज को P नॉट A जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, इसको डेल्टा P से भी डिनोट किया जाता है। यानी डेल्टा P होता है P नॉट A माइनस P होल अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दिस इज ऑल्सो अनदर मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सो ये बात आपको ऐसे ही आपको समझ में आनी चाहिए कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता क्या है। इसके बाद रोल्स लॉ पे ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का अपने आप में एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हम बात करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, लेकिन थोड़ा सा इसकी नॉलेज के बाद इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और ये टॉपिक हमारा होगा कि आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसके बाद टॉपिक को हम खत्म करेंगे, लेकिन पता होना चाहिए पहली बात तो हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो पहली बात तो आप समझिएगा कि हम पढ़ने जा रहे हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, पहले ऐसे समझिए। मोटा मैं एक आपको एल्गोरिथम बना दूं। सॉल्यूशन को दो तरीके से सॉल्यूशन को डिवाइड किया गया। सॉल्यूशन को बहुत तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। आप सॉल्यूशन को होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ये वो दुनिया भर की तरीके से डिवाइड करते हो, लेकिन ये जो सॉल्यूशन डिवाइड हो रहा है वो हम डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रोल्स लॉ। ऑन द बेसिस ऑफ रोल्स लॉ के बेसिस पर सॉल्यूशन डिवाइड होता है आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। किस में डिवाइड होता है? आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब ये क्या चीज है? किसको हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन और किसको कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन? एक आइडियल सॉल्यूशन होता है, दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। आइडियल सॉल्यूशन की पहली खासियत ये होती है, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसको हम इलैबोरेट करेंगे अभी अगले एक एक टॉपिक एक अच्छे से पढ़ेंगे। फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन फर्दर और दो तरीके का हो सकता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन फिर दो तरीके का हो सकता है। क्या? एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing positive deviation from Rolle's law, showing positive deviation from Rolle's law। और दूसरा इसका सॉल्यूशन का टाइप होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing negative deviation from Rolle's law, negative deviation from Rolle's law। ये एक मैंने आपको एक चार्ट ये बना के दिखाया कि किस तरह की एल्गोरिथम चलेगी पढ़ाते हुए। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है, फिर जानेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के भी दो टाइप होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ऐसे सॉल्यूशंस जो रोल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करें और ऐसे सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करें। तो पहली बात तो आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं इसकी बात करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन की पहली खासियत ये होती है कि विच ओबेज रोल्स लॉ। ऐसे सॉल्यूशंस जो रोल्स लॉ को ओबे करें। सर वो कैसे ओबे करेंगे? कोई डिसिप्लिनरी प्रोटोकॉल है क्या जिसको ओबे करेंगे? वो वाला यानी कि जो इस वाले लॉ को ओबे करे। कौन से वाले लॉ को ओबे करें? जो इस लॉ को ओबे करें। किसको? P इज इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। यही तो रोल्स लॉ है बाइनरी सॉल्यूशन के लिए। जो इसको
ओबे करेगा वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। अच्छी बात है, यानी जो उसको नहीं ओबे करेगा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक, तो जो ओबे करेगा वो आइडियल सॉल्यूशन होगा, जो नहीं ओबे करेगा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, यानी कि ऐसे सॉल्यूशंस जो नॉन आइडियल है, यानी ओबे तो नहीं करेंगे लेकिन पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे यानी जो आपका ये वाला एक्सप्रेशन था, ये वाला जो एक्सप्रेशन था क्या, P इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, जिसको हम कहते हैं कि यही रोल्स लॉ है। अगर ये प्रेशर इस रोल्स लॉ वाले कैलकुलेटर प्रेशर से ज्यादा आ जाए तो डेविएट हो गया, इसके बराबर नहीं आया तो डेविएट हो गया, अगर इसके बराबर आया था तब तो वो आइडियल सॉल्यूशन होता। यानी अगर प्रेशर ज्यादा हो जाए यानी कि पॉजिटिव डेविएशन शो कर गया, ज्यादा प्रेशर शो कर रहा है, जो आप सोचे थे रोल्स लॉ के हिसाब से उससे ज्यादा प्रेशर हो गया। और अगर ये प्रेशर इससे कम हो गया तो वो निगेटिव से हो गया, यानी कि जब जो टोटल प्रेशर होगा वो ज्यादा हो जाए पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से, तो वो पॉजिटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट करेगा। और यही पी अगर लेस देन हो जाए किससे, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से, तो ये हो जाएगा आपका निगेटिव डेविएशन। तो ये खासियत हम एक एक करके ये तीनों चीजें पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन में मैंने आपसे कहा कि आइडियल सॉल्यूशन की बात जब मैंने करी कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है या किससे रिप्रेजेंट करना है क्या होता है, तो मैंने कहा कि आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो रोल्स लॉ को ओबे करते हैं। मैंने दो बातें और कहीं से पहले कि ए से हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्वेंट को और बी से रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्यूट को। तो यहां पे हम पहले तो हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन की। आइडियल सॉल्यूशन, तो आइडियल सॉल्यूशन की क्या खासियत है वो पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक रिकैप्चुलेट करते हैं चीज़ों को कि ए बी ये सब चीज़ें क्या हैं। मैंने आपसे खूब अच्छे से कहा था कि ए जो होता है हमारा, जो हमारा ए होता है वो ए होता है हमारा सॉल्वेंट और बी होता है हमारा सॉल्यूट। ए हमारा सॉल्वेंट होता है, बी हमारा सॉल्यूट होता है। इस बात को जरा ऐसे अगर मैं बात करूं कि जब मैं कोई सॉल्यूशन लेता हूं, जैसे मैंने कोई सॉल्यूशन लिया इसमें सॉल्यूट मिला दिया, तो इसमें मैं पहले जब सॉल्वेंट पड़ा हुआ था तो ए और ए के बीच में बॉन्ड था, ए और ए के बीच में बॉन्ड था, यानी इसको कहेंगे ए ए इंटरैक्शन। जब मैंने इसमें ऊपर से बी डाल दिया तो बी, ऐसे बहुत सारे बी के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए थे। अगर मैं NaCl डाल दूं या चीनी डाल दूं तो उस चीनी पूरा जुड़ी हुई थी ना आपस में, तो उनके बीच में इंटरैक्शन बी था, यानी ए सॉल्वेंट इंटरैक्शन था। और जब मैंने चीनी डाल दी तो वो बी सॉल्यूट इंटरैक्शन हो गया। लेकिन जब इसमें घुल गया, डिसॉल्व हो गया, जब ये सॉल्यूशन बन गया तो एक नया बॉन्डिंग AB इंटरैक्शन भी हो गया, यानी एक AB इंटरैक्शन नया बना। तो AB इंटरैक्शन नया बना, जो सॉल्यूशन जब बना तब बना। यानी तो क्या AA इंटरैक्शन टूट गया? नहीं, उसी सॉल्यूशन में AA इंटरैक्शन भी है। अगर वाटर में आपने चीनी डाल दी तो वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी इंटरैक्शन है, शुगर और शुगर मॉलिक्यूल के बीच में भी इंटरैक्शंस है, और शुगर और वाटर के बीच में भी इंटरैक्शन है। तो इंटरैक्शन तीन तरह के होते हैं किसी सॉल्यूशन में, AA इंटरैक्शन, BB इंटरैक्शन और AB इंटरैक्शन। और ये कितने तगड़े होते हैं इसकी बात हम करेंगे। तो AA सॉल्वेंट इंटरैक्शन, BB सॉल्यूट इंटरैक्शन और AB सॉल्यूट इंटरैक्शन। तो बढ़ते हैं हम आगे अपने टॉपिक की तरफ। तो आइडियल सॉल्यूशन से आपको समझ में आ गया कि आइडियल सॉल्यूशन क्या सॉल्यूशन होता है और उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन की पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है ओबेज रोल्स लॉ। ओबेज रोल्स लॉ, तो रोल्स लॉ जो होता है साहब उसको ये ओबे करता है। रोल्स लॉ, ये रोल्स लॉ को ओबे करता है। दूसरा चीज समझिएगा, पहला मैंने कहा इट ओबेज रोल्स लॉ, ओबेज रोल्स लॉ खूब अच्छे से समझ जाइएगा कि हाँ साहब जो भी रोल्स लॉ होगा उसको ओबे करने वाला जो होगा वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। ये खूब अच्छे से आप जान जाइएगा इसको। तो रोल्स लॉ ओबे कर लिया। रोल्स लॉ को ओबे करने का मतलब क्या है? दैट इज ये ओबे करेगा P इज इक्वल टू P नॉट A एक्स A प्लस P नॉट B एक्स B को। अच्छी बात है। अभी मैंने पीछे ही कहा था आपसे, फिर से एक बार पीछे चला जाता हूं कि जो रोल्स लॉ को ओबे करेगा
जो रोल्स लॉ को ओबे करेगा वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, P इज इक्वल टू, फिर से लिख रहा हूँ उसी बात को ताकि आपकी सेकेंडरी मेमोरी में चला जाए, P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। कितना ही टाइम लग गया। और जो ओबे नहीं करेगा, जो ओबे नहीं करेगा यानी P इज नॉट इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, जो ओबे नहीं करेगा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। अगर ये ज्यादा हो गया टोटल प्रेशर तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, अगर ये टोटल प्रेशर कैलकुलेटेड प्रेशर रोल्स लॉ से कम हो गया तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। यही है पूरी थ्योरी, जो समझने वाली बात है। इसको अच्छे से समझना, ऐसा क्यों होता है, एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं किसकी बात करने जा रहे हैं साहब, हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को ओबे करते हैं उनको क्या कहते हैं। तो आपने कहा सर उनको कहते हैं उनको कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो रोल्स लॉ को ओबे करते हैं, और उनके लिए जो एक्सप्रेशन होता है P इज इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। इसके साथ जो उसकी खासियत होती है वो भी एक एक करके पढ़ेंगे, और उनके एग्जाम्पल को भी एक एक करके पढ़ेंगे। और एग्जाम्पल पढ़ने के बाद वो ऐसा क्यों करते हैं, वो रीजन भी जानना जरूरी है कि ऐसा होता क्यों है, पॉजिटिव डेविएशन का रीजन क्या है, नेगेटिव डेविएशन का रीजन क्या है, और थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम पॉजिटिव डेविएशन की कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, और एक एक बात करते चलेंगे। तो पॉजिटिव डेविएशन में सबसे पहले आपने कहा कि इट ओबेज रोल्स लॉ। इसमें देखा गया है यहां पर जो ए बी इंटरैक्शन है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इंटरैक्शन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इंटरैक्शन जो नया अभी सॉल्यूशन में बना है, ए बी इंटरैक्शन इज सेम to that of AA and BB इंटरैक्शन। यहाँ कोई ज़्यादा तगड़ा बॉन्ड नहीं बन जाता। जैसा AA के बीच में इंटरैक्शन था पहले, जैसा BB के बीच में थोड़ा बहुत था, वैसा ही AB के बीच में भी सिमिलर इंटरैक्शन हो जाता है, इसलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पर डेल्टा H आफ्टर मिक्सिंग, मैं यहाँ पर डेल्टा H मिक्सिंग दिखा रहा हूँ, वो जीरो होती है। डेल्टा H मिक्सिंग मतलब जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला दिया जाए तो क्या उसमें से हीट निकलेगी या एब्जॉर्ब होगी या इवॉल्व होगी, नहीं होगी, जीरो होगी, ना हीट एब्जॉर्ब होगी ना इवॉल्व होगी। चौथा, डेल्टा V आफ्टर मिक्सिंग इज ऑल्सो जीरो। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब यह है कि डेल्टा V आफ्टर मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। मतलब कि अगर A मैंने 100 ml ले लिया, B मैंने 20 ml ले लिया, दोनों को अगर मैंने मिलाया तो वो 120 ml होगा। ऐसा नहीं होगा 120.002 हो जाए या 119.3 हो जाए, ना वो कम होगा ना ज्यादा होगा। यानी डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग विल बी जीरो। तो आपने कहा चार कैरेक्टरिस्टिक आइडियल सॉल्यूशन की। आइडियल सॉल्यूशन विल ओबे रोल्स लॉ। इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ AB इंटरैक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ AA एंड BB इंटरैक्शन। डेल्टा H आफ्टर मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा V आफ्टर मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। अब इसके बाद आपको यहीं पे पढ़ना है कि एग्जाम्पल, क्वेश्चन में पूछा, एग्जाम में पूछा था कि एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल जो इसके हैं आपको याद करने हैं किसके, आइडियल सॉल्यूशन के। तो आइडियल सॉल्यूशन के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको चार बता दे रहा हूं। पहला एग्जाम्पल हो गया आपका बेंजीन एंड टॉल्वीन का। बेंजीन एंड टॉल्वीन, मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्वीन कम्स इन द कैटेगरी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। मिक्सचर ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, एन हेक्सेन नॉर्मल हेक्सेन सीधी चेन, हेक्सेन की सीधी चेन, एंड एन हेप्टेन, ये भी एग्जाम्पल हो गया किसका, ये भी एग्जाम्पल हो गया आइडियल सॉल्यूशन का। तीसरा भी एक एग्जाम्पल ब्रोमोइथेन आइडियोइथेन। ब्रोमोइथेन देखिए सिमिलर डायग्राम है लगभग। बेंजीन का स्ट्रक्चर टॉल्वीन के स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है। एन हेक्सेन एन हेप्टेन का सिमिलर स्ट्रक्चर, ब्रोमोइथेन और व्हाट आइडोइथेन एक जैसे हैं। याद करने का तरीका ये भी एक है कि एक जैसे। और चौथा लास्ट एग्जाम्पल आप ही बता दीजिए सर, क्लोरोबेंजीन चलेगा? अगर मैंने एक क्लोरोबेंजीन ले लिया और दूसरा ब्रोमोबेंजीन ले लिया तो चलेगा ना? चलेगा। तो एक मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया और दूसरा ब्रोमोबेंजीन। दीज आर आई टोल्ड यू 4 एग्जाम्पल्स, कम से कम आप 2 तो याद ही कर लीजिए। तो आइडियल सॉल्यूशन साहब हो गया। अगर आइडियल सॉल्यूशन की बात करोगे तो और आप पूछोगे आइडियल सॉल्यूशन का हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, तो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे जो मैंने ग्राफ आपको यहाँ पे इससे जस्ट पहले बताया था। ये आइडियल सॉल्यूशन का ही ग्राफ है, मैं दोबारा क्यों बनाऊं, ये आइडियल सॉल्यूशन का ही ग्राफ है कि ये PA की वजह से ये वाला ग्राफ, PB की वजह से ये वाला ग्राफ, और P इज इक्वल टू P नॉट A XA और P नॉट B XB ये वाला ग्राफ। तो ये आइडियल सॉल्यूशन का ही ग्राफ है। ये रोल्स लॉ को ओबे कर रहा है। जब रोल्स लॉ को ओबे कर रहा है तो इसी का यही तो ग्राफ होगा।
यही ग्राफ होगा, तो रोल्स लॉ का यही ग्राफ हो गया आइडियल सॉल्यूशन के लिए। आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ आपका वही हो गया। अब बात आती है साहब नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमें कौन सा सॉल्यूशन पढ़ना है, यानी कि हम बी टाइप का सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। बी टाइप में पढ़ रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कहने की बात ही नहीं है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में सर ये तो बात पक्की होगी क्या, जो कैरेक्टरिस्टिक 4 होंगी। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी कि वो ओबे नहीं करेगा, डेल्टा एच आफ्टर मिक्सिंग 0 नहीं होगा, या तो बढ़ा होगा या तो घटा होगा। डेल्टा वी आफ्टर मिक्सिंग 0 नहीं होगा, वो भी बढ़ा होगा घटा होगा। और ए बी इंटरैक्शन ए इंटरैक्शन और बी इंटरैक्शन के सिमिलर नहीं होंगे। सिंपल सी बात है ये। तो भाई नेगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशंस तो उन चारों के जो अभी हमने आइडियल सॉल्यूशन कहा था उसका जस्ट अपोजिट कंडीशन होगी। अब इस बी में हम पहला पढ़ लेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ मतलब क्या होगा, डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। ये तो बात पक्की हो गई, ये तो बात पक्की हो गई क्या कि वो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, यानी P इज नॉट इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। लेकिन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो पहला क्या होगा, किसकी खासियत में हम बात कर रहे हैं, हम पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, सबसे पहली बात तो पॉजिटिव डेविएशन में ये होगा कि शो तो नहीं करेगा। पहली बात तो पक्की बात है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो इक्वल नहीं होता है, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, जो टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन होगा वो ग्रेटर होगा P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी के। यानी रोल्स लॉ तो ये कहता है, लेकिन जो एक्चुअल प्रेशर आएगा वो ज़्यादा होगा, तभी तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इसमें अभी हम इसका समझेंगे भी क्यों ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर अब दूसरी बात हमने कही थी इंटरैक्शंस की। यहाँ पे जो प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, प्रेशर ज़्यादा हो रहा है यानी मॉलिक्यूल लीव करके बड़े आराम से जा रहे हैं, तभी तो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, लिक्विड से छूट के जा रहे हैं। और लिक्विड किसका बना हुआ है, ए और बी का। इसका मतलब ए और बी के बॉन्ड वीक हो गए ना, तभी तो ए और बी के बॉन्ड आपस में टूट जा रहे हैं, तभी तो ये ए ऊपर चला जा रहा है और बी ऊपर चला जा रहा है। अगर ए और बी, अगर ये कंटेनर है यहाँ पे और ए और बी इसके अंदर है और ए और बी के बीच में तगड़ा बॉन्ड है तो वो जाएंगे ही नहीं। भाई पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, यानी प्रेशर ज्यादा लग रहा है। प्रेशर ज्यादा लग रहा है कि इसका मतलब गैसेस फेज में ज्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं, तभी प्रेशर ज्यादा लग रहा है। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर तो हमेशा लिक्विड के ऊपर लगने वाला प्रेशर होता है जब वो ऊपर कूद कूद के जा रहे होते हैं। इसका मतलब ए और बी के बीच में बॉन्ड वीक है तभी वो टूट रहा है। तो इसका मतलब कि ए बी बॉन्ड, ए बी इंटरैक्शन is weaker than what? Weaker than AA and BB interaction। तो ये बात आपको खूब अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए और आ भी गई होगी। दूसरी बात आपने क्या कही, तीसरी बात आपने क्या कही, डेल्टा एच मिक्सिंग। आपने कहा कि वो तो इक्वल, वो तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो हो ही गया। भाई नॉन आइडियल सॉल्यूशन का पार्ट है कि 0 के बराबर तो नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 मत लिखिएगा, ये तो पता है नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब ये बताइए एंडोथर्मिक होगा कि एक्सोथर्मिक। बॉन्ड आराम से टूट रहा है। जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है और बॉन्ड आराम से टूट रहा है, यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। यानी कि डेल्टा एच जब आप इसको घोलते होगे सॉल्यूशन को तो ये हमेशा और हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आएगा। जब कभी भी डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है। तो मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं फिर से बता रहा हूं कि पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच आफ्टर मिक्सिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहां पर ए बी आराम से टूट रहे हैं। बॉन्ड बनने में एनर्जी निकलती है, हीट एनर्जी निकलती है जब भी बॉन्ड बनते हैं, और बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड आराम से टूट रहा है, बनने की चाहत नहीं रख रहा है, तो यानी कि ये एंडोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक यानी कि लगेगी निकलेगी नहीं। डेल्टा एच आफ्टर मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। चौथी बात, डेल्टा वी आफ्टर मिक्सिंग की क्या कहानी होगी। बड़ी सिंपल सी बात है। आपका एक सॉल्यूशन था, इसमें ए था, इसमें आपने बी डाल दिया, ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ गया। अब ए और बीच में वो चाहत ही नहीं है, बॉन्ड ही नहीं है, यानी ये दूर दूर है। बोलो, अब ये दूर दूर है, जो पास पास वीक बॉन्ड है तो ये दूर दूर है, दूर दूर है तो वॉल्यूम बढ़ा है। अगर ये कॉम्पैक्टली पैक होते, खूब अच्छा बॉन्डिंग होती, तब क्या बात थी। लेकिन चूंकि ये पॉजिटिव डेविएशन दे रहे हैं, इसका मतलब इनके बीच में कोई लगाव है ही नहीं,
तो यानी कि बॉन्ड दूर दूर है, तो यानी कि डेल्टा वी आफ्टर मिक्सिंग ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। यानी अगर आप 100 ml पहले लिए हो, 20 ml दूसरा मिला दो तो वो 120 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, इवन 121 हो जाएगा, यानी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो डेल्टा वी आफ्टर वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, यानी 0 चेंज होगा और चेंज पॉजिटिव होगा, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा। तो चौथा आपने पॉइंट जो पढ़ा था डेल्टा वी मिक्सिंग के बारे में, वो भी आपको समझ में आया होगा। हम अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, क्योंकि जो हमने पॉइंट्स यहाँ पढ़े थे वही हम यहाँ भी पढ़ेंगे। कुछ हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर जैसे इसके एग्जाम्पल्स पढ़े थे हम यहाँ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, और इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की भी बात करेंगे। तो एग्जाम्पल्स अगर हम इसकी बात करते हैं, किसकी, जो पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं, तो पॉजिटिव डेविएशन को शो करने वालों के कुछ एग्जाम्पल, इथाइल एल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन। इथाइल एल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन, और ये भी पढ़ेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। एक एग्जाम्पल ये, दूसरा एग्जाम्पल बेंजीन एंड एसीटोन। बेंजीन, बहुत सारे 4 लिख देते हैं, बेंजीन एंड एसीटोन। तीसरा एग्जाम्पल इथिल एल्कोहल एंड वाटर। इथिल एल्कोहल एंड वाटर। चौथा एग्जाम्पल बेंजीन एसीटोन हो गया। एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड ले लेते हैं, एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड को CS2 लिख देते हैं, इतना बड़ा लिखेंगे। 4 एग्जाम्पल बहुत है। अब पॉजिटिव डेविएशन का मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ कि पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो होता है, पॉजिटिव डेविएशन की रीजन क्या है, एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन, ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन, क्यों पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। इसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो चलिए इथाइल अल्कोहल और वाटर ले लेते हैं, या इथिल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, इथिल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन ले लेते हैं, या इथिल अल्कोहल वाटर आपको सबसे अच्छा लगता है, इसकी बॉन्डिंग भी आप पढ़ सकते हो। इथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल होता है आपका C2H5OH, ये इथाइल अल्कोहल है, और वाटर खूब अच्छे से जानते हो H2O होता है। अगर मैं अलग अलग दोनों मॉलिक्यूल्स को पढ़ूं, मैं अलग अलग दोनों मॉलिक्यूल्स को देखूं, तो इथिल अल्कोहल जो होता है, मैं इथिल अल्कोहल को चलिए इथिल अल्कोहल जो होता है ये इस तरह से, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं C2H5O और H, फिर C2H5O और H, C2H5O और H। ये मॉलिक्यूल अगर आपने केवल इथिल अल्कोहल लिया है तो किसी कंटेनर में इथिल अल्कोहल पड़ा हुआ है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11th में आपने पढ़ा था, ये अपनी तरफ खींचता है, इसके पास डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, इसके पास डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, और इसके पास डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, और इनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यानी अगर खाली ग्लास में इथिल अल्कोहल ले लिया जाए बीकर में, तो वो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग या आपस में एक पर्टिकुलर बॉन्डिंग के बीच में बंधे रहेंगे। तो इस तरह के इंटरेक्शन को AA इंटरेक्शन कहा जाता है। अच्छी बात है। उसी के बाद अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ, मान लीजिए क्यों ना हम साइक्लोहेक्सेन ले लें, बेटर है कि वाटर की जगह हम साइक्लो और अच्छे से हम समझा सकते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन को हम, ये बेंजीन के बीच में साइक्लोहेक्सेन आ गया, साइक्लोहेक्सेन है, बल्कि बेंजीन नहीं, हेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन सीधे इसके बीच में, कोई बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन नहीं है, साइक्लोबेंजीन नहीं, केवल साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लोहेक्सेन है। अब क्या हुआ, जब ये साइक्लोहेक्सेन इसमें डाल दिया गया, ये जो आपका C2H5OH था, C2H5OH था, और ये C2H5OH था आपका, इसके बीच में अगर ये साइक्लोहेक्सेन डाल दिया गया तो इसने इसके बीच में जगह घेर ली ऐसे करके, और ये साइक्लोहेक्सेन हो गया, ये बीच में आकर के जगह घेर ली। तो जो इसके बीच में बॉन्ड बन रहा था, एक किसके, कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी ना, इथिल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस वाले के बीच के, इस पहले जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी उसके बीच में जगह ऑक्युपाई कर लेंगे। तो ये और ये दोनों बॉन्ड बनाना चाहेंगे तो इन दोनों का बॉन्ड वीक हो जाएगा। AB जो AB के बीच में बॉन्ड होगा, ऐसा कोई बॉन्डिंग बनी नहीं रही है, तो AB इंटरेक्शन विल बी लेस स्ट्रॉन्गर देन, वीकर देन द AA इंटरेक्शन। तो आपने कहा या BB इंटरेक्शन, जो आपस में इनके बीच में कोई इंटरेक्शन रहा होगा, उनसे इंटरेक्शन कम हो गया, देखिए बीच में आ गए तो ये बॉन्ड कम हो गया। अब ये बड़े आराम से क्या हो सकते हैं, ये इवेपोरेट हो सकते हैं, इसीलिए ये ज्यादा प्रेशर देते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल वेपर प्रेशर के। दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट। और जब इंटरेक्शन नहीं होता है, तो जब ये बॉन्डिंग थी तो कॉम्पैक्टली पैक्ड थे, तो वॉल्यूम
ठीक था, लेकिन इसको बीच में डाल दिया तो ये दूर दूर हो गए, तो वॉल्यूम पहले से बढ़ गया। इनके बीच में कोई बॉन्ड ऐसा बन नहीं रहा है, जबरदस्ती बॉन्ड बनाना चाह रहे हो, तो जब बॉन्ड बनाना पड़ रहा है, बॉन्ड बन ही नहीं रहा है, तो बॉन्ड टूट रहा है, तो टूटने में एनर्जी हमेशा लगती है, तो डेल्टा एच आफ्टर मिक्सिंग इज, यहाँ पे बॉन्ड टूट ही रहा है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। इसका जो इस पार्ट का पॉजिटिव डेविएशन का जो अगला लास्ट टॉपिक है, यानी 3 चीजें पढ़ेंगे कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 4 कैरेक्टरिस्टिक, उनके एग्जाम्पल और उसका एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल ऐसे ही नेगेटिव डेविएशन में पढ़ेंगे और खत्म करेंगे। लेकिन जो अगला टॉपिक है हमारा, वो अगला टॉपिक ये है साहब कि अगला टॉपिक जो हमारा है वो यही टॉपिक है, इसी टॉपिक का, कि अगर हम ग्राफ हमें बनाना हुआ, तो मैं एक ग्राफ यहाँ पे, वही यहाँ पे आपको पता है कि हम एक्स बी शो करते हैं, यहाँ पे एक्स ए शो करते हैं, यहाँ पे एक्स ए शो करते हैं, एक्स बी की वैल्यू 1 तो इसकी 0, और यहाँ पे 4 पॉइंट्स काट लीजिए, 1 2 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8, 4 पॉइंट काट लीजिए, 0.8 0.6 0.4 0.2 और 0, इन दोनों का सम 1 होना चाहिए, तो अब तक तो आप मास्टर हो गए हैं इसमें। ये 0.8 और यहाँ पे 1, ये अलग अलग है, आपको खूब अच्छे से पता है। जब एक्स बी की क्या होगी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ एक्स बी की 1 हो उधर पी बी कर दीजिएगा, और जहाँ पे एक्स ए का 1 हो वहाँ उस एंड को, इसको पी ए कर दीजिएगा, ये एंड पी ए का हो गया। आपको पता है जब 1 होगा तो उस समय पी नॉट बी हो जाएगा। जब एक्स बी ही 1 है, वहाँ पर सॉल्वेंट है ही नहीं, केवल और केवल सॉल्यूट है, तो वो पी नॉट बी हो जाएगा, तो ये ग्राफ हो जाएगा, खूब अच्छे से जानते हो। और अगर ये एक्स है तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा, पी नॉट बी, पी नॉट ए हो जाएगा। एक्चुअली इनको ब्रोकन लाइन से दिखाना चाहिए था, मैं स्केच पेन से दिखाता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये स्केच पेन से ऐसे ब्रोकन लाइन से इसको दिखाइए आप, और इसके ये ब्रोकन पेन से इनको दिखाइए, ऐसा होना चाहिए था। अगर ऐसा होना चाहिए था तो ऐसा शो करना चाहिए था, चूंकि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो ऐसा शो किया ही नहीं। क्या शो किया, जो ये वाला था इसने थोड़ा सा अपने से ज़्यादा प्रेशर शो किया, इसने भी अपने से थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर शो किया, तो इसने भी अपने से ज़्यादा प्रेशर शो किया, ये ग्राफ हो गया। यानी जो प्रेशर होना चाहिए था उससे बी वाले ने ज़्यादा प्रेशर शो किया, जितना पी बी को कंट्रीब्यूट करना चाहिए था पी ए को, उसने अपने से ज़्यादा प्रेशर कंट्रीब्यूट किया, तो ये जो पी हो गया ये भी ज़्यादा हो गया पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से। तो ये तो इसका ग्राफ हो गया। ये किसका हो गया, ये वाला किसका है, पी बी का है, यानी पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी, और ये वाला हो गया पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉजिटिव डेविएशन। जल्दी जल्दी नेगेटिव डेविएशन करते हैं, नेगेटिव डेविएशन बहुत टाइम नहीं लगेगा। तो हम बात कर रहे हैं सेकेंड टाइप का आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नॉन आइडियल, 5 मिनट में खत्म करते हैं इसको। सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव डेविएशन का मतलब ये हो गया कि वो, नेगेटिव डेविएशन का मतलब ये हो गया कि नॉर्मल प्रेशर से वो कम प्रेशर शो कर रहा है, यानी जो नॉर्मल प्रेशर था उससे कम प्रेशर शो कर रहा है। तो हमने पहली बात क्या शो करी थी उसकी कि P in this case what, it is not obeying Rolle's law, negative non ideal solution showing negative deviation। तो पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, कि the total pressure is less than the pressure obtained from Rolle's law। कई बार मैं बोल चुका हूँ, 3-4 बार तो मैं तब से बोल ही चुका हूँ इस बात को। दूसरी प्रॉपर्टी क्या, यहाँ पर ये कम प्रेशर क्यों शो करता है, इसका मतलब मॉलिक्यूल उछल के ऊपर नहीं जा पा रहा है, यानी ए बी इंटरेक्शन जो हो गया वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। यहाँ पर ए बी इंटरेक्शन जो हो गया वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। ए बी इंटरेक्शन इज मोर स्ट्रांगर, ए बी इंटरेक्शन इज मोर स्ट्रांगर देन ए ए एंड बी बी इंटरेक्शन। ठीक है, और जो अगली बात हुई, क्या अगली बात हुई कि डेल्टा एच आफ्टर मिक्सिंग, जरा सोचते हैं 2 मिनट के लिए। एक्चुअली ये दोनों लेस देन 0 होगा, मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ कैसे होगा। डेल्टा वहाँ पे ग्रेटर देन 0 था, यहाँ पे लेस देन 0 होगा, सब चीज़ लेस देन 0 हो गया, खाली ये वाला मोर स्ट्रॉन्गर हो गया। ये लेस देन 0 क्यों हो गया, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव हो गया। नेगेटिव कब होता है, जब बॉन्ड बनते हैं, तो बन रहा है ना, ए बी बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे नया बॉन्ड बन रहा है, ए अलग था बी अलग था, आपने बी को ए में डाल दिया तो नया बॉन्ड बन रहा है। जब बॉन्ड बनता है तो
क्या होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, तो निगेटिव लेस देन जीरो है मतलब कि नेगेटिव है, तो एक्सोथर्मिक हो गया, तो ये लेस देन जीरो है। डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन जीरो क्यों हो गया, मतलब कम हो गई, वॉल्यूम पहले से कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट पैक हो गए, ए और बी आपस में और नजदीक आ गए, ए यहाँ था बी यहाँ था, अच्छा बॉन्ड बना, नजदीक आ गए, तो कम कम कॉम्पैक्ट हो गया, तो वॉल्यूम कम हो गया पहले से। तो ये भी बात समझ में आ गई। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझ में, हम इसके बाद जो हमारा टॉपिक होता है उसके एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं। तो हम इसके एग्जाम्पल्स की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स यहाँ लिख देते हैं ताकि हम ग्राफ यहाँ बना सकें और एक्सप्लेनेशन भी कर सकें। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स जैसे हम 4 लिख के आए हैं वैसे 4 लिख देते हैं फटाफट। पहला एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इज CHCl3। और दूसरा एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म एंड ड्राई इथाइल ईथर, CHCl3, CHCl3 एंड डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। तीसरा जो एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म और नाइट्रिक एसिड लिख सकते हो आप, क्लोरोफॉर्म एंड नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। चौथा एग्जाम्पल एक और ले लो, एसीटोन और एनिलीन का ले लो, एसीटोन और एनिलीन का ले लो। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मैं बोल दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, आपका मन करे तो लिख लीजिएगा। वाटर और नाइट्रिक एसिड, वाटर और नाइट्रिक एसिड भी नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। डाइथाइल ईथर और क्लोरोफॉर्म, आपको वो हो गया, डाइथाइल ईथर और क्लोरोफॉर्म हो चुका है। अच्छा, डाइथाइल ईथर और क्लोरोफॉर्म हो चुका है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है किसके, ये सारे एग्जाम्पल, मैंने कहा वाटर और एक नाइट्रिक एसिड भी एग्जाम्पल हुआ, HNO3 वो भी इसका एग्जाम्पल है। तो इसका ये नेगेटिव डेविएशन क्यों शो करते हैं, कोई एक एग्जाम्पल इसमें से हम लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। इसमें से कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर में नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्यों, ये ऐसा क्यों शो करता है कि ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है। अगर हम बात करें इसमें, तो आप 2 मिनट के लिए अगर सोचें कि नेगेटिव डेविएशन के पीछे रीज़न क्या है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों में बॉन्ड बहुत अच्छा बन जाता होगा, ए और बी के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता होगा। तो आपने कहा कि सर एसीटोन और क्लोरोफॉर्म भी का इसे समझा दीजिए, इसी को समझा दीजिए। अगर इसको हमें समझाते तो मैं यहाँ समझा दूंगा, यहाँ डायग्राम बना दूंगा जो हमारा ग्राफ बनता है। अगर हम इसको, हमने कहा कि बहुत अच्छा बॉन्ड बनता है, तो क्लोरोफॉर्म, एसीटोन हमारा होता है CH3 C डबल बॉन्ड O, अच्छी बात है, ये होता है। और जो हमारा क्लोरोफॉर्म होता है वो हमारा होता है CHCl3, कार्बन 3 क्लोरीन से जुड़ा होता है, 1 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। एसीटोन के मॉलिक्यूल, एसीटोन से कोई बॉन्डिंग नहीं होती, और क्लोरोफॉर्म के अगर एसीटोन एक शीशे में पड़ा हुआ है तो एसीटोन के साथ एसीटोन की कोई बॉन्डिंग नहीं होती। उसी तरह से अगर एक बीकर में क्लोरोफॉर्म पड़ा हुआ है तो क्लोरोफॉर्म के एक मॉलिक्यूल से क्लोरोफॉर्म के दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको पता है, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ होता है। और ये कार्बन से क्लोरीन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे, बिल्कुल खींचेंगे, क्यों नहीं खींचेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर खींचेंगे तो ये कार्बन ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। अब तक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड में शिफ्टिंग नहीं होती थी, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑलमोस्ट 0 के बराबर है, डिफरेंस बहुत कम के बराबर है। तो यहाँ ये बॉन्ड पोलर नहीं होता है, लेकिन 3 क्लोरीन ने इसको बना दिया पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव जो है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो अब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनकी वजह से खींचा, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया, तो ये डेल हो गया साहब नेगेटिव और ये हो गया डेल पॉजिटिव। अब ये एक नया बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो गया, और ये जो नया बॉन्ड हुआ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसे एक्सप्लेनेशन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन करके बताइए कि क्यों ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है। नेगेटिव डेविएशन शो करता है यानी प्रेशर कम एक्सर्ट कर रहा है, प्रेशर कम एक्सर्ट कर रहा है, यानी ए और बी के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग है। अब कैसे बॉन्ड स्ट्रांग है, ए और ए के बीच में, एसीटोन के एक मॉलिक्यूल, एसीटोन के एक मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है। क्लोरोफॉर्म के एक मॉलिक्यूल, क्लोरोफॉर्म के दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है। तो क्या है, तो इनके बीच में बॉन्डिंग हो गई, ये कॉम्पैक्टली पैक हो गए, जिसकी वजह से नया बॉन्ड बना, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। डेल्टा एच आफ्टर मिक्सिंग इज लेस देन 0 हो गया, डेल्टा वी आफ्टर मिक्सिंग लेस देन 0 हो गया, और ए बी इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया ए और बी बी इंटरेक्शन से। तो मुझे लगता है ये टॉपिक क्लियर है। मुझे बस एक ग्राफ बनाना है कि किस तरह से शो करेंगे, उसके बाद ये टॉपिक आज यहाँ पे इतना आज हम खत्म करते हैं। तो जल्दी जल्दी बना लेते हैं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक्स बी इज इक्वल टू यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ पे एक्स बी इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, यहाँ एक्स ए इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, यहाँ एक्स ए इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम बनाएंगे, ये पी बी को ये एंड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला एंड पी ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप स्केल से लेकर के अच्छे से डायग्राम बनाएंगे।
आपने कहा कि जब एक्स बी 1 है तो ये कुछ यहाँ पे हमने मान लिया कि ये पी नॉट बी है, जब एक्स ए 1 है तो हमने यहाँ मान लिया कि ये पी नॉट, ये वाला पॉइंट पी नॉट ए है। ये ग्राफ ऐसा होना चाहिए था, ये ग्राफ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। हुआ क्या, जैसा होना चाहिए था उससे कम शो किया, जैसा होना चाहिए था उससे कम शो किया। तो होना चाहिए था ये, तो नेट जो लाइन है उसने भी अपने से कम शो किया, ये वाला शो किया। यानी ये वाली जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है पी बी को, पी बी इज लेस देन पी नॉट बी क्या, एक्स बी। और ये जो है वो पी ए को रिप्रेजेंट करे, पी ए इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए। तो ये वाला जो रिप्रेजेंट कर रही है लाइन वो किसको कर रही है, पी इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। So this is all about non-ideal solution showing negative deviation। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया कि कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, ग्राफ बनाएंगे। So this is all about today's session. Thank you very much.